नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। वैज्ञानिकों ने खोज की पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर। यह पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों के आकार का है 3 गुना। खोज पृथ्वी के जल चक्र के बारे में एक नया सिद्धांत करती है प्रस्तुत। हवाना सिंड्रोम शब्द आजकल चर्चा में। रूस ने रूसी सैन्य खुफिया इकाई की जिम्मेदारी नकारी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है हवाना सिंड्रोम। और कच्चा थीवू द्वीप चर्चा में। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है द्वीप। कच्चा थीवू को पुनः प्राप्त करने की मांग हो रही है तेज। आइए खबरों की शुरुआत करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले नीले विशाल महासागरों सागरों में पानी कहां से आया, तो आपका क्या जवाब होगा? आप शायद सोचेंगे कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर पानी बन गया और इस प्रकार महासागरों में पानी आया। अभी तक तो यही माना जाता रहा है, लेकिन अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नई थियरी देकर दिमाग को घुमा दिया है। इन्होंने दावे के साथ कहा है कि पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति ऊपर से नहीं, बल्कि धरती से 700 किलोमीटर नीचे से हुई है। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल अमेरिका के इलिनोइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के एक विशालकाय भंडार की खोज की। यह इतना विशालकाय है कि कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों के आकार का 3 गुना है और यह भूमिगत जल आपूर्ति हमारे पैरों के नीचे लगभग 700 किलोमीटर नीचे है। यानी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर की खोज की है। इस भूमिगत महासागर को उजागर करने के लिए शोधकर्ताओं ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 भूकंप मापी यंत्रों की एक श्रृंखला का उपयोग किया, जिसमें 500 से अधिक भूकंपों से भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें तरंगों के बारे में सामान्य जानकारी ले लेनी चाहिए। यहीं पर जल्दी से भूकंपीय तरंगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुल 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। सबसे पहली कहलाती है पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पी तरंगों का वेग अन्य सभी तरंगों से सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि भूकंप होने के बाद यही तरंग किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरे प्रकार की तरंग कहलाती है सेकेंडरी वेव या फिर एस वेव्स। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती हैं और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं तीसरे प्रकार की भूकंपीय तरंगों का नाम है सरफेस या फिर एल वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं और यह तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इनका वेग 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। अब ध्यान दीजिए, सरफेस वेव्स सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। आइए अब इसके साथ ही भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। देखिए, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से होकर गुजरने पर बढ़ता है और कम घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर घटता है। इसको उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भूकंपीय तरंग पत्थरों से गुजर रही है तो इनका वेग बढ़ जाएगा और अगर पानी से होकर गुजर रही है तो इनका वेग कम हो जाएगा। साथ ही यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, हालांकि वहां पर भी इनका वेग बहुत कम हो जाता है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित भी हो जाती हैं। अब आपने भूकंपीय तरंगों को समझ लिया, वापस चलते हैं खबर पर। हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने 500 से अधिक भूकंपों से भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया। इस पर वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ तरंगे जो पृथ्वी की कोर सहित उसकी आंतरिक परतों से होकर गुजरती हैं, गीली चट्टान से गुजरते समय धीमी हो जाती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस विशाल जल भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाने का मौका मिला। वैज्ञानिकों ने बताया कि रिंगवुडाइट के नाम से जाने जाने वाली नीली चट्टान के भीतर यह महासागर छिपा है। अब सवाल मन में आता है कि इस खोज से क्या हासिल होगा। देखिए, पृथ्वी के आवरण के भीतर छुपा हुआ यह महासागर हमारी समझ को चुनौती देता है कि पृथ्वी का पानी कहां से आया है। यह नई खोज न केवल अपने पैमाने से रोमांचित करती है, बल्कि पृथ्वी के जल चक्र के बारे में एक नया सिद्धांत भी प्रस्तुत करती है। यह खोज इस बात का पुख्ता सबूत है कि पृथ्वी पर पानी भीतर से आया है।
इसके साथ ही यह खोज मानव को यह एहसास भी दिलाती है कि मानव को अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हवाना सिंड्रोम शब्द आजकल चर्चा में है। दरअसल रूस ने हाल ही में एक मीडिया जांच को खारिज कर दिया है जिसमें इस बात के सबूत मिले थे कि हवाना सिंड्रोम नामक रहस्यमय स्वास्थ्य स्थिति के लिए एक रूसी सैन्य खुफिया इकाई जिम्मेदार हो सकती है। आइए समझते हैं क्या है हवाना सिंड्रोम। देखिए, सामान्यतः सिंड्रोम शब्द का मतलब केवल लक्षणों का एक समूह होता है। इसका मतलब कोई अनोखी चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि यह लक्षणों का एक समूह है जिसको आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है और यह क्यों हो रहा है ये बताना मुश्किल होता है। वहीं हवाना कम्युनिस्ट देश क्यूबा की राजधानी है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हवाना सिंड्रोम। तो सवाल है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हवाना में फील किए जा रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि रशिया और अमेरिका जैसे देश इस पर बात कर रहे हैं। हवाना सिंड्रोम की जड़ें 2016 के अंत में क्यूबा में मिलती हैं। दरअसल 2015 में अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध सामान्य होने के बाद अमेरिका द्वारा हवाना में अपना दूतावास खोला गया था। इसके लगभग एक साल बाद कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी और दूतावास के अन्य कर्मचारियों को अपने दिमाग में अचानक दबाव महसूस होने लगा। इसके बाद लगातार बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनाई देना, उल्टी आना, चक्कर और सिरदर्द, नींद ना आना, स्मृति हानि यानी मेमोरी लॉस और संतुलन संबंधी समस्याएं देखने को मिली। संदेह था कि यह सिंड्रोम एक सोनिक हमला था जिसे क्यूबा द्वारा अंजाम दिया गया था। अब अमेरिकी अधिकारियों को कुछ हो जाए और जांच न बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार इस मामले की भी जांच हुई। जांच में दावा किया गया कि 29155 नामक रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के सदस्य निर्देशित ऊर्जा यानी डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का उपयोग करके अमेरिकी अधिकारियों के दिमाग को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि 29155 यूनिट एक दशक से अधिक समय से ऑपरेशनल है और इस पर पहले भी विदेशी हत्या, तोड़फोड़ और अन्य हिंसा करने का आरोप लगाया गया है। क्यूबा की घटना के बाद से विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी है। जैसे 2018 की शुरुआत में चीन में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए गए। सितंबर 2017 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में भी हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की रिपोर्ट की गई थी। इसी के साथ 2019 और 2020 में अमेरिका में, खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी में ऐसी घटनाएं सामने आई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ वर्षों में इसके अधिकारियों ने रूस के मॉस्को, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रिया सहित दुनिया भर में 130 से ज्यादा ऐसे अनुभवों की सूचना दी। भारत में भी इस तरह का एक मामला सामने आया। यह मामला 2021 में आया जब CIA निदेशक विलियम बर्न्स के साथ नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी थी। अब यह भी समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम के कारण क्या हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आगे के अध्ययन और पीड़ितों की चिकित्सा जांच से पता चला कि पीड़ित व्यक्ति उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के संपर्क में आए होंगे जो नर्वस सिस्टम को या तो क्षतिग्रस्त कर देते हैं या फिर उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के अधिक संपर्क से न केवल शरीर के संतुलन की भावना में बाधा आती है बल्कि यादाश्त पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को स्थायी क्षति होती है। देखिए, मोबाइल फोन से भी निम्न स्तर के माइक्रोवेव उत्सर्जित होते हैं लेकिन उन्हें टारगेट नहीं किया जाता। इसलिए अमेरिकियों को यह संदेह था कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव की किरणों को एक विशेष गैजेट के माध्यम से टारगेट किया गया था। अमेरिकियों ने इसे एक माइक्रोवेव हथियार कहा था। हाल ही में कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में आया है। आइए बात करते हैं कच्चा तीवू द्वीप की और इसके सुर्खियों में आने की वजह की। देखिए, कच्चा तीवू या फिर कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में स्थित 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है। यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है और जाफना से इसकी दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर है। श्रीलंका के बसे हुए डेल्फ्ट द्वीप से मात्र यह 24 किलोमीटर दूर है। द्वीप पर एकमात्र संरचना है 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक सेंट एंटनी चर्च। यहाँ एक वार्षिक उत्सव होता है।
उत्सव के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों के ईसाई समुदाय के लोग इस उत्सव का संचालन करते हैं। इसमें भारत और श्रीलंका दोनों के श्रद्धालु भी यात्रा करते हैं। एक डेटा के अनुसार 2023 में 2500 भारतीयों ने इस उत्सव के लिए रामेश्वरम से कच्चातीवू की यात्रा की थी। आपको यह भी बता दें कि कच्चातीवू द्वीप पर पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। द्वीप के इतिहास की बात करें तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में द्वीप नियंत्रण रामनाथ साम्राज्य के हाथ में चला गया। ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश थे, दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्चातीवू पर दावा किया। एक सर्वेक्षण में श्रीलंका में कच्चातीवू को चिन्हित किया गया था, लेकिन भारत के एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने रामनाथ साम्राज्य द्वारा द्वीप के स्वामित्व का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी गई। यह विवाद 1974 तक नहीं सुलझा। फिर 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश की और एक समझौता किया श्रीलंका के साथ। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में, जिसे भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म करने से इसके दक्षिणी पड़ोसी के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। इसके अलावा समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरों को कच्चातीवू तक पहुंचने की अनुमति थी। दुर्भाग्य से समझौते से मछली पकड़ने के अधिकार का मुद्दा नहीं सुलझ सका। 1976 में भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ, जिसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। कुल मिलाकर कच्चातीवू द्वीप हमेशा से ही विवादों का केंद्र रहता है। हाल ही में कच्चातीवू को पुनः प्राप्त करने की मांग मुखर हो रही है। आपको बता दें कि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कच्चातीवू 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंपा गया था और आप अगर कच्चातीवू को वापस पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए युद्ध करना होगा। चलिए आगे बढ़ें। हमने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया था। आज के एपिसोड में हम ओडिशा के गठन की कहानी को जानेंगे। दरअसल ओडिशा राज्य में 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1936 में तत्कालीन बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग करके और मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरापुट और गंजम जिलों को मिलाकर एक अलग ओडिशा राज्य बनाया गया था। हालांकि तब इसे उड़ीसा कहा जाता था। देखिए, एक मशहूर लेखक है, नाम है V.S. श्रीनिवासन। इनकी एक किताब है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। यह 2021 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में भारतीय राज्यों के ओरिजिन का रोचक इतिहास बताया गया है। इस किताब के अनुसार ओडिशा उन 2 भारतीय राज्यों में से एक है जिनका गठन आज़ादी से पहले हो गया था। दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है बिहार। यह किताब यह भी बताती है कि ओडिशा देश का ऐसा पहला राज्य था जिसे जानबूझकर भाषाई आधार पर बनाया गया था। चलिए अब ओडिशा के गठन का संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओडिशा नाम कैसे पड़ा। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हम कहते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम से कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। देखिए, कहा जाता है कि ओडवंश के राजा ओड्र ने इसे बसाया था। ओडिशा नाम निकलकर आया संस्कृत के ओड्र विषय या ओड्र देश से। पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं के साहित्य में ओड्र लोगों का उल्लेख क्रमशः उद्दाक और ओड्रह के रूप में किया गया है। यानी राजा के नाम पर जगह का नाम पड़ गया और यहाँ के लोगों को उद्दाक या ओड्रह कहा जाने लगा। ये ऐसा ही है जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है और अमेरिका के लोगों को अमेरिकन। इस समय की अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी जैसे प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने ओड्र लोगों को वर्णित किया ओरेटस कहकर। प्लिनी कहता है कि ओरेटस लोग उस भूमि पर वास करते हैं जहां मलेउस पर्वत खड़ा है। यहाँ यूनानी शब्द ओरेटस संभवतः संस्कृत के ओड्र का यूनानी संस्करण है, जबकि मलेउस पर्वत पाल लहड़ा के समीप स्थित मलयगिरी पर्वत है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस धरती को आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 3000 साल पहले एक अनूठी राजनीतिक पहचान विकसित हुई थी जो कि दुनिया भर में जानी जाती थी, और एक अनूठी और जीवंत संस्कृति विकसित होने के कारण इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से जाना जाने लगा, जिस पर कई स्थानीय राजवंशों का शासन था। आइए अब आपको बताते हैं ओडिशा पर 3000 साल पहले राज करने वाले कुछ वंशों के नाम क्या क्या हैं। ये हैं ओडवंश, महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, नंदोद्भव, गंग वंश गजपति, सूर्यवंश गजपति इत्यादि।
अब ये भी जानते हैं कि ओडिशा के अन्य नाम क्या क्या हैं। ओडिशा को कलिंग, उत्कल, उत्कलरात, कंगोद, तोशाली आदि नामों से भी जाना जाता है। अब सीधा आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। 1568 में बंगाल सल्तनत की सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र को जीत लिया गया। इसके बाद ओडिशा ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और पहचान खो दी। बाद में इस पर मराठों का शासन रहा और अंततः 1803 में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। फिर अगले 109 वर्षों तक यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना रहा। हालांकि 19वीं सदी के अंत में इस क्षेत्र को उड़िया भाषी राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन जरूर उभर कर सामने आया। ये वो समय था जब अलग अलग मुद्दों के लिए आंदोलन चलते रहते थे। इसी क्रम में 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के पहले दशक में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के निर्माण के लिए एक आंदोलन देखा गया। इस कारण से बिहार और उड़ीसा प्रांत, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के गैर बंगाली भाषी क्षेत्र शामिल थे, उन्हें अंततः 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर दिया गया। लेकिन कुछ कसर अभी बाकी था। इस प्रांत में अभी भी उड़िया भाषी लोगों के मन में अपनी एक पहचान स्थापित करने की ज्वाला लगातार जल रही थी। यहीं पर उत्कल सभा का जिक्र करना जरूरी है। उत्कल सभा को 1882 में गठित किया गया था और इसने ओडिशा के निर्माण के लिए एक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। फिर 1903 में मधुसूदन दास के नेतृत्व में उत्कल सम्मेलनी का गठन किया गया था। मधुसूदन दास को ओडिशा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मधु बाबू संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांत की विधायिका का हिस्सा बने, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन का नेतृत्व करना जारी रखा। लेकिन असली बदलाव हुआ 1920 के बाद। 1920 के बाद चीजें बदल गईं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया। फिर बाद में 3 अलग अलग समितियों द्वारा विस्तृत जांच के बाद अंततः 1936 में उड़ीसा प्रांत बनाया गया। जांच में क्या देखा गया? समितियों ने कहा कि प्रांत में बढ़ती उपराष्ट्रीयता के बीच ओडिशा को एक अलग राज्य बनाना प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से विवेकपूर्ण है। इस प्रकार उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। तब उड़ीसा प्रांत को मौजूदा बिहार और उड़ीसा प्रांत के भूमि क्षेत्र का 42% और जनसंख्या का 66%, मद्रास प्रांत के भूमि क्षेत्र का 53% और जनसंख्या का 31.7% और मध्य प्रांत के भूमि क्षेत्र का 5% और जनसंख्या का 2.3% प्राप्त हुआ। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय वायुसेना ने देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 की शुरुआत की। यह 10 दिवसीय अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत के प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस अभ्यास को पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभ्यास का आयोजन सामान्यतः हर 5 साल में किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। हाल ही में कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडीथ सुमिनवा तुलुक को चुना गया। इसके पहले वे बतौर प्लानिंग मिनिस्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। उनके इस निर्णय को लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। हालांकि उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हो रही है जब देश संघर्षग्रस्त है, खासकर पूर्वी क्षेत्र में। खनिजों और संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र लगातार हिंसा से जूझ रहा है। इसके कारण लाखों नागरिक विस्थापित हुए हैं और इसे दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक माना जा रहा है। सशस्त्र बल मुंबई में देश के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना का कॉमन डिफेंस स्टेशन होगा। एक कॉमन डिफेंस स्टेशन का मतलब होगा कि तीनों सेनाओं की सभी सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इसमें रसद, बुनियादी ढांचा, मेंटेनेंस और रखरखाव के साथ साथ स्टोर और आपूर्ति भी शामिल होगी। इस कदम का उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। फिलहाल भारत के पास कोई कॉमन डिफेंस स्टेशन नहीं है जहां से तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेट करती हों। हालांकि इससे पहले 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस के तौर पर तैयार किया गया था। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। इस मामले में इसने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी। यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है। वर्तमान में यह भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है तथा इसकी कुल क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है।
हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस साल की थीम एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस रखी गई है। इसे मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों के दिमाग में बदलाव होने की वजह से होता है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें बच्चों के वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और सोशल इंटरेक्शन पर बुरा असर पड़ता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ओडिशा को निम्नलिखित में से किन नामों से नहीं जाना जाता? कलिंग, वज्जी, उत्कलरात, कंगूत। अगला प्रश्न है, कच्चा थीवू द्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चा थीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इस द्वीप पर एकमात्र संरचना 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक सेंट एंथोनी चर्च है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। आइए जल्दी से देखें कल मैंने आपसे बुलेटिन में क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, सूर्य की पहली किरण मंदिर के देवता तक पहुंचती है। मंदिर कलिंग स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपर्युक्त पद किस मंदिर को निरूपित करता है? मोढेरा सूर्य मंदिर, विवस्वान मंदिर ग्वालियर, कोणार्क मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोणार्क मंदिर। अगला प्रश्न था, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। तो आज इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।